अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के हवाले से। हमने देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात हुई चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल साहब की, और एक बड़ा ज़बरदस्त पुरतपाक इस्तकबाल हुआ उनका अमेरिका में। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सराहा गया, ख़ासकर हम देख रहे हैं ये लीडरशिप क्वालिटी, और हम देख रहे हैं कि ये जो एक इकोनॉमिक टाइज़ बिल्डअप करने के लिए फील्ड मार्शल साहब की जो एक काविशें हैं वो वाकई रंग ले आई। इससे पहले हम SIFC के हवाले से भी देख रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग्स में भी देख रहे थे, और वहीं हमने ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग देखी कल उनके हम कह सकते हैं कि एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया, और साथ साथ ये भी देखा गया कि वाइट हाउस में उनकी जो एक हम कह सकते हैं इस्तकबाल किया गया वो बहुत ज़्यादा खुशाइन रहा। पाकिस्तान के लिए और रीजन के अंदर पाकिस्तान के बिजनेसेस के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट होना, और साथ साथ इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, मार्केट परफॉर्मेंसेस और इंडस्ट्री के हवाले से न्यू रेवोल्यूशन लाने की जो कोशिशें हैं वो वाकई रंग ले आई हैं। तो इसके हवाले से आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। साथ साथ हम प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से भी बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज उनकी ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ इंडस्ट्री के हवाले से कि कितना ज़्यादा इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट लानी है, और एक्सपोर्ट के नंबर्स को इस साल इस यकीन के साथ आगे लेके जाना है कि नेक्स्ट ईयर हमारे लिए स्टेप बाय स्टेप एक ग्रेजुअल जो है वो ग्रोथ देखी जाएगी। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। और हम देख रहे हैं चाइनीज़ एम्बेसडर का जो ये बयान सामने आया है कि हम सिपैक के हवाले से सिपैक को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं, सिपैक को आगे लेके जाना चाहते हैं, और इसके अंदर काफ़ी जो एक नए स्टेप्स हैं, ऑलरेडी फ़ेज़ 2 स्टार्ट हो गया है तो इसके अंदर नए स्टेप्स हैं उनको भी फॉलो करना चाहते हैं। आज इसके हवाले से भी बात करेंगे। IMF के जो एक IMF की वजह से जो है हमने देखा था कि बजट के अंदर कुछ चीज़ें जो है वो रखी गई थी, वहीं हमने पाकिस्तान ने जो है वो IMF को आमादा कर दिया है कि एग्रीकल्चर टैक्स में जो इस्तिस्ना है वो दी जाए, और IMF जो है इस चीज़ पर अप्रूवल भी दे दी है, उन्होंने आमादा भी हो गया है कि ज़रूरी शोबे को टैक्सेशन के हवाले से इस्तिस्ना दी जाए। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन पुशअप होने के चांसेस थे जो हम पहले भी प्रोग्राम में डिस्कस करते रहे हैं, और आज भी यही डिस्कशन कर रहे थे, तो आज हम बात करेंगे इसके हवाले से। और पाकिस्तान और ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के हवाले से भी एक न्यूज़ है, आपको देना ज़रूरी है। उनके दरमियान $1 अरब की फाइनेंसिंग का मुआहदा हुआ है, तो वो भी एक अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। साथ साथ हम देख रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बॉन्ड्स जो है वो पाकिस्तान में बॉन्ड्स की जो नीलामी है उसमें तकरीबन 12 खरब रुपए जो है वो जनरेट कर लिए हैं। इसमें फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। तो ये रकम जो इकट्ठी हुई है, कितना ज़्यादा इसका यूज़ होगा, कहाँ पे ये यूटिलाइज़ होगी, और आने वाले दिनों में बॉन्ड्स की जो वैल्यूएशन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी, आज हम उसके हवाले से भी बात करेंगे। और हम देख रहे हैं कि इस फिस्कल ईयर में 11 माह की जो एक बरामदात है यानी कि एक्सपोर्ट है 5.15% जो है वो बढ़ चुकी है, और ये फिस्कल ईयर जून में एंड हो रहा है। जुलाई से नया फिस्कल स्टार्ट होगा, तो ऑफ कोर्स इसमें हमें नए टारगेट्स होंगे। बात करेंगे, हमारे पास एक रिपोर्ट है, खुसूसी रिपोर्ट एक्सपोर्ट के, वो देखते हैं फिर वापस आते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पाकिस्तान की मईशत में बरामदात का किरदार नहायत अहम है, क्योंकि बरामदात न सिर्फ ज़र मुबादला कमाने का बुनियादी जरिया हैं, बल्कि रोजगार के मौके, सनतों की बका और तजारती तवाज़ुन के इस्तेहकाम में भी कलीदी हैसियत रखती हैं। माली साल 2024-25 के इब्तदाई 11 माह जुलाई ta मई के दौरान पाकिस्तान की बरामदात में 5.15% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, और इनका हुजम $28.117 अरब से बढ़कर $29.564 अरब तक जा पहुंचा। मई 2025 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात $2.672 अरब रही, जो अप्रैल 2025 के मुकाबले में 22.91% जायद हैं। मुल्क की अहम बरामदी अशिया में नेटवेयर, तैयार मलबूसात, बेडवेयर, चावल, कॉटन क्लॉथ, तौलिए और मछली शामिल थी। ये शोबे मुल्क की सनती पैदावार और ज़रूरी मईशत की नुमाइंदगी करते हैं और मुल्क की बरामदात में अहम किरदार अदा करते हैं। दूसरी जानिब मुल्क की दरामदात में भी 7.50% इजाफा हुआ है, और इनका हुजम $53.55 अरब तक पहुँच गया। मई 2025 में दरामदात $5.273 अरब रिकॉर्ड हुई, जो अप्रैल 2025 के मुकाबले में 5.77% कमी, लेकिन मई 2024 के मुकाबले में 7.28% इजाफा जाहिर करती हैं। बड़ी दरामदी अशिया में पेट्रोलियम मसनूआत, खाम तेल, बरकी मशीनरी, पाम ऑयल
اور LNG شامل ہیں جو ملکی توانائی اور صنعتی ضروریات کی عکاسی کرتی ہیں۔ وطن عزیز میں تجارتی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ برآمدات کو مزید وسعت دی جائے، ویلیو ایڈڈ اشیاء کی پیداوار بڑھائی جائے اور درآمدات میں کمی کے لیے متبادل مقامی پیداوار پر توجہ دی جائے۔ ملکی برآمدات میں بہتری کی گنجائش موجود ہے اور معیشت کے استحکام کے لیے برآمدی شعبے کی ترقی، نئی منڈیوں تک رسائی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیو مارکیٹس کو ٹیپ کرنا، ہماری ایکسپورٹس کو بڑھانا، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کرنا اور انڈسٹریل گروتھ کو فروغ دینا، یہی تمام چیزیں ہیں جو ابھی ہم ٹیپ کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے وی ہیو ہیئر ا گیسٹ ان دا اسٹوڈیو، ڈاکٹر جاسم انور صاحب موجود ہیں، آپ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سر، ویری وارم ویلکم ان دا پروگرام۔ جاسم صاحب، سب سے پہلے ایکسپورٹ کے حوالے سے بات کرنے سے بھی پہلے میں چاہتی ہوں کہ جو ایک مزید ڈیولپمنٹ جو کل سے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کریں۔ آف کورس جو US میں فیلڈ مارشل صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہ کافی شکر گزار نظر آئے ان کے، اور ایک بہت ہی وارم ویلکم پیش کیا گیا۔ تھوڑا ریکال کریں، جب ٹرمپ 2-0 اوول آفس میں اس نے ٹیک اوور کیا تو ٹیرف وار کا ایک کانسیپٹ لے کے آیا کینیڈا اینڈ چائنا کے ساتھ، کچھ انڈیا کے ساتھ بھی، کچھ کنٹریز نے کاؤنٹر ٹیرف بھی امپوز کیے، اینڈ دین الٹیمیٹلی تھوڑا مارکیٹ سیٹلمنٹ ہوئی اور اکنامک بیلنس کو شفٹنگ کی بات چل رہی تھی۔ اس پلیس میں جو SIFC کا رول انیشلی ویژن کیا گیا تھا کہ ہاؤ آل دی پارٹیز اسٹیک ہولڈرز انکلوڈنگ اور ٹاپ لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ پروموٹ دی ڈیولپمنٹ ایجنڈا تھرو بائیلیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل کوآپریشن، تو یہ اس زمرے میں بہت ہی خوشائن ہے اور بڑا پازیٹیو ڈیولپمنٹ ایکٹ ہے کہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب گئے اور ان کو بڑا ویلکم کیا گیا، اور یہ اس اوور آل اکنامک ڈیولپمنٹ کے فریم ورک میں بڑا پرفیکٹلی فٹ آ رہا ہے۔ دوسرا، ریسنٹلی پچھلے آپ نے 2 ماہ میں تھوڑا سا اسٹریٹجیکلی جیو پولیٹیکل ٹینشنز بھی دیکھیں، کچھ تھوڑا وار، اور یہ ابھی جو ریسنٹلی ایران اینڈ اسرائیل کی ڈیولپمنٹ بھی دیکھی، تو اسی لیے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کا یہ دورہ اس حوالے سے بھی ہماری اکنامک پوزیشن کو پریزنٹ کرنے کے لیے بڑا پازیٹیو امیج لے کے گیا ہے، تو وی ٹیک اٹ ایز اے ویری پازیٹیو فار اپ کمنگ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس۔ اور اسی طرح جو ہماری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہیں اس میں بھی ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ US مارکیٹ ہمیں بھی وہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز دے کر وہاں کے انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز کو یہاں بھی شفٹ کیا جائے گا۔ جاسم صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً $5 بلین تک کا ہمارا ایک لین دین ہے US سے، اور اس میں تقریباً 2.5 بلین جو ہے وہ ہم امپورٹ کرتے ہیں اور 5 بلین ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اوور یعنی کہ $7 بلین کا لین دین جو دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے اندر کیا کوئی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی میسو انکریز آئے گا، کوئی اچھی مارکیٹس آ جائیں گی یا پھر کوئی اچھی ہمارے سیکٹرز ایڈ ہو جائیں گے؟ ایسے ہی ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو جو ایکسپورٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، پہلے ایکسپورٹ میں تو موسٹلی لیدر گوڈز اینڈ کاٹن کی طرف زیادہ ہمارا رجحان تھا، اور کچھ نہ کچھ فوڈ اینڈ رائس وغیرہ کی چیزیں بھی تھیں۔ اب جب اوور آل پیراڈائم آف دی اکانومی کو الائن کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں انڈسٹریل ریفارمز، IMF کے ساتھ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس کو استثنا، پلس ایکسپورٹ فار ایگریکلچر پروڈکٹس، ان کی مینوفیکچرنگ اور ہیومن سکل سیٹ جو ویلیو ایڈیشن پہ کام کرے گا، تو یہ 4-5 چیزیں جب ایڈ آن ہوں گی تو ہم ایگریکلچر سیکٹر کی گروتھ زیادہ دیکھ رہے ہیں فار سینڈنگ ٹو ادر کنٹریز انکلوڈنگ US۔ تو اٹ مینس کہ ہمارے لیے ایک اچھی نیوز ہے کہ ایگریکلچر کے اندر ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک ایگریکلچر کے لیے سے پازیٹیو نیوز، اور تمام فارمرز کے لیے۔ اچھا، یہ جو IMF والا آپ نے ذکر کر دیا ہے اسی کامنٹ میں، تو میں اسی کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ IMF نے جو اپروول دے دی ہے تو وہ جو ایگریکلچر سیکٹر ٹیکس نیٹ میں آ رہا تھا تو کیا وہ نہیں آئے گا، یا پھر ابھی اس کو اس بار استثنا دی گئی ہے، نیکسٹ ایئر کوئی اور پلان ہوگا؟ ایسا نہیں ہے، دیکھیں آپ کے جو ایگریکلچر ٹیکس کی پروڈکشن سائڈ ہے نا، یا جو اس کی واٹ یو کین سے کہ جو اس کی مینوفیکچرنگ سائٹ ہے، وہ تو ابھی بھی ون وے اور دی ادر سیلز ٹیکس میں یا آپ کی ایکسپورٹ ڈیوٹیز میں کہیں نہ کہیں اس کا کنٹریبیوشن آ رہا ہوتا ہے۔ جو ریٹیلر یا جو فارمر ہے ایکچولی وہ تھوڑا سا پہلے بھی اس کے اوپر اتنی سختی نہیں تھی، اس کی ریزن یہ بھی تھی کہ تھوڑا سا کلائمیٹک چینج بھی ہو رہا ہے اور جو فصلوں کی اوور آل پیٹرن ایمرج ہو رہا ہے، تو وہ رادر بھی ہمیں فوڈ سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ہمیں اس سیکٹر کو فردر سبسیڈائز کر کے لوگوں کو فارمرز کو پروموٹ کرنا ہے کہ دے شوڈ ناٹ لیو دس، اور وہ اس کو فردر ڈیولپمنٹ کریں۔ تو اب وہ ٹیکس نیٹ میں کس حد تک ہوں گے اور IMF اس کو کس حد تک چھوڑے گی، تو یہ اپ کمنگ فائنینشیل ایئر ہماری GDP کو دیکھے گا کہ GDP میں جو ایگریکلچر شیئر ہے وہ فی الحال بہت زیادہ نہیں ہے،
موسٹلی سروسز سیکٹر ہے. جی جی, لیکن امپلائمنٹ کے اندر تو ہے نا بہت زیادہ. امپلائمنٹ کے اندر تو ہے, اور امپلائمنٹ تو ابھی بھی آپ کی ٹیکس نیٹ سے مستثنا نہیں ہے. جو اس بار اگر ٹیکس کے حوالے سے ان کو استثنا دی گئی ہے, دوسرا ایگریکلچر کے لیے تھوڑے لونز چھوٹے کسانوں کے لیے, چھوٹے فارمرز کے لیے ہے, اور سبسڈائز, تو اٹ مینس کہ اس بار تھوڑا سا اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے, بک اپ کرنے کے لیے پلانس کیے گئے ہیں. رائٹ. اچھا, پرائم منسٹر صاحب نے آج ایک اجلاس کیا جس کے اندر انڈسٹریز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گروتھ ہونی چاہیے, اس میں کیا کہیں گے؟ یہ اڑان پاکستان کا پہلا ای ہے ایکسپورٹ اورینٹڈ مارکیٹ, اور یہ دیکھیں یہ اس ساری چین کے اندر نا یہ ایک پیرلل ریفارمز چل رہے ہوتے ہیں, پیرلل پالیٹیشین چل رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر ایک طرف آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم کسانوں کے اوپر تھوڑا سا ٹیکس کی ریلیف کو کم کریں, لیکن دوسری طرف ہم اپنے انڈسٹریل سیکٹر کو پروموٹ نہ کریں, تو ان کی پروڈکٹ کی جو ریفائننس ہے, ان کی ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے, ان کی کریڈیبلٹی ہے, ان کی کمپیٹیٹیونیس ہے, اس کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہوگا نا. تو یہ جو انڈسٹریل ریفارمز, یہ جو انڈسٹری سیکٹر کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے, یہ اس اوور آل پیراڈائم, یا اس کو کہتے ہیں نا وہ ایک سیکوینس آف تھنگز ہے, تو یہ اس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کر رہی ہے. اس میں آپ کے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ایز آف بزنس شامل ہے, ایس آئی ایف سی کی فارن انویسٹمنٹ کی سپورٹ شامل ہے, اس کے اندر ان کو ٹیکس کے اندر ایز آف بزنس پلس امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کے اندر, اینڈ دین ٹریڈنگ کے اندر, اینڈ دین کمپیٹیٹیونیس کے اندر سرٹن ریفارمز شامل ہیں. تو یہ ریفارمز ہم اسی سال ایکسپیکٹ کریں گے, کہ بہت ساری چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں. وہیں ہم چائنا کے حوالے سے بھی یہ ایڈریس دیکھتے ہیں کہ ہم سی پیک کے اندر زیادہ اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں, تو کیا اس کا اپڈیٹ چل رہا ہے سی پیک کے حوالے سے؟ کیا ابھی چینجز ہیں؟ سی پیک کا جو فیز 2 تھا, سی پیک 2, جس کے اوپر کچھ پچھلے سال سیکیورٹی کنسرنز پہ ہلکی پروگریس شروع ہوئی, بٹ وی ہیو سین دیٹ وہ اسکیل اپ ہوگی. وہ اسکیل اپ ایسی ہو کہ اس کے اندر یہاں پہ شنگھائی کانفرنس کرائی گئی, اس کے بعد پرائم منسٹر کی اور ملٹیپل اور منسٹریز اور ٹیکنوکریٹس کا وہاں کی لوکل کے ساتھ, وہاں کی کمپنیز کے ساتھ انگیجمنٹ اسٹرانگ کی گئی. تو اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اس کے اندر پازیٹیو ڈیولپمنٹ کا اسکیل جو تھا وہ پیس اپ ہو گیا. اب وہ جس کے اندر ہم اکنامک زون نالج کوریڈورز کا جو کانسیپٹ تھا کہ ریجنل کنیکٹیوٹی تھرو نالج ایکسچینج, اینڈ دین تھرو کیپیسٹی بلڈنگ آف دا بوتھ سیکٹرز جہاں جہاں کیپیسٹی گیپس ہیں, تو یہ ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اب چائنا نے اس کو فردرلی ویلکم بھی کیا, اور وہ دے آر کمنگ مور پازیٹیولی ٹو سپورٹ دی ڈیولپمنٹ ان دی انڈسٹریل سیکٹر. اور انڈسٹریز کے حوالے سے اگر چائنا کے ساتھ مل کے ہم کام کرتے ہیں تو پوری دنیا کی مارکیٹس کو ٹیپ کر سکتے ہیں, اس چیز کو ہم بھی جانتے ہیں, لیکن یہ کب ہوگا اس کے لیے ہم وی آر ویری اینشیسلی ویٹنگ. یو آر ویری مچ رائٹ. دیکھیں آپ کی سرٹن انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ جو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز یا کنٹریز کا پاکستان کے اوپر ٹرسٹ کتنا ہے ٹو برنگ دیئر انڈسٹری اینڈ ہیومن کیپٹل ایز ویل ایز فائنینشیل کیپٹل. سو وہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو انکریز ہو رہا ہے, آپ کی اسٹاک ایکسچینج, ایف ٹی آئی, نمبر آف تھنگز آر امپروونگ. یہ تو سب سے خوشائن بات تو یہی ہے اس میں. اب آپ دیکھیں اس کے اندر اگلے سال ہم یہ دیکھیں گے کب, تو آپ کی نمبر آف تھنگز آلریڈی ایویڈنٹ ہیں کہ جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں دے آر آل ویری مچ اسٹیبلائز. پاکستان کی کرنسی کی ڈی ویلیویشن نہیں ہو رہی, آپ کی فورن جو ریمیٹنسز ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, ایف ڈی آئی انکریز ہو رہا ہے, گروتھ ٹارگیٹ چلے ہمیں اگر اتنے اچیو نہیں ہوئے, بٹ آبویسلی اس کے لیے اب پیس اپ کر کے نیکسٹ ایئر وہ گروتھ ٹارگیٹ بھی, جی ڈی پی کی گروتھ بھی اتنی ہم اچیو کریں گے. جی اچھا, ہم پاکستانی بانڈز کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں, جہاں اتنے سارے انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں وہیں بانڈز نے بڑا اچھا پرفارم کر دیا ہے. تقریباً 12 کھرب روپے کی جو ایک اس سے زائد رقم جو ہے وہ ہم نے اکٹھی کر لی ہے بانڈز کی مد میں. واپس بھی دینی ہوگی یہ, اور اس کے یہ جو ہم نے ایک بلج اکٹھا کیا ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ تھوڑا سا بانڈ کے بارے میں نا میں تھوڑا وضاحت کروں. دیر آر ویریس ٹائپس آف, کچھ نیشنل بانڈز ہوتے ہیں جو نیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کرتے ہیں, کچھ انٹرنیشنل بانڈز ہیں. جی اس دفعہ جو حکومت نے کچھ چائنا کے ساتھ پلس سم ادر کولیبریشنز کے ساتھ پانڈا بانڈ لانچ کیا. پانڈا بانڈ کے اندر حکومت پاکستان ایک سرٹن پورشن جو ہے وہ مختص کرتی ہے, اور وہ پھر وہ بانڈز جو ہیں سرٹن پروجیکٹس کو ڈیلیوری کی شیپ میں پریزنٹ کیا جاتا ہے اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلوٹ کیا جاتا ہے. تو پانڈا بانڈ چائنا میں بیجنگ میں فلوٹ کیے جائیں گے, اور یہ والے جو نیشنل بانڈز ہیں اس کی گروتھ, اس میں لوگوں کا انویسٹمنٹ کا رجحان, اور فیوچر میں جو پانڈا بانڈ کے اندر انویسٹمنٹ کا رجحان یہ ثابت کرتا ہے
कि लोगों का डेवलपमेंट के ऊपर अब ट्रस्ट बन गया है. दैट इज़ वाई इंटरनेशनल कंपनीज एंड मैनी पीपल इंडिविजुअल्स भी दे कैन बाय दोज बॉन्ड्स. इनकी अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो क्या की होती है जी. अब वो नॉर्मली एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये दोनों देते हैं. ये आपको बैकिंग कर रहे होते हैं कि जी हम इसकी फाइनेंशियल गारंटी देते हैं कि ये बॉन्ड विल बी पे बैक एंड दे विल गिव यू द रिक्वायर्ड रिटर्न्स. इन केस अगर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं भी होती तो बैंक्स के इंटरनेशनल बैंक्स गारंटी ले लेते हैं. तो इसीलिए लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता है इन बॉन्ड्स के ऊपर. तो इट मींस के वी आर ऑन राइट डायरेक्शन. एग्जैक्टली, एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि 12 हमने खरब की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी थ्रू बॉन्ड्स अट्रैक्ट कर लिए और आइंदा 6 से 8 माह में जब हम पांडा बॉन्ड को लॉन्च करेंगे. अच्छा, ये जो बॉन्ड्स further लेते हैं IG लोग, ये क्या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं या कंट्री टू कंट्री इन्वेस्टर्स होते नहीं, हैं? देखिए पांडा बॉन्ड की सर्टेन वैल्यू डिटरमिन की जाती है ना कि भाई Okay. ये बॉन्ड है, इसकी इतनी वैल्यू, इसका इतना मार्कअप या इतना इंटरेस्ट है. अब वो वैल्यू के मुताबिक डिटरमिन किया जाता है. मोस्टली तो ये ऑफशोर कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स कंपनीज होती हैं. लेकिन अगर उसकी वैल्यू लेट से अ पर्सन कैन अफोर्ड $10 बिलियन तो वो बॉन्ड ले ले. आई मीन देयर इज नो हार्म इन दैट अनलेस कि उसकी Okay. गवर्नमेंट और रेगुलेटेड है. तो ये एक ओपन मार्केट क्रिएट की जाती है बैक्ड बाय यू नो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक एशियन डेवलपमेंट बैंक Guarantor. और गारंटर्स होते हैं. दे मेक श्योर, और ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट. अच्छा, 11 माह के दौरान हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स जो है 5% से अबव हो गए, यानी 5.15 तकरीबन जो है ये परसेंट अबव हो गए. अच्छा, हमारा टारगेट है कि हमें $40 बिलियन तो एटलीस्ट करना ही करना है क्योंकि रेमिटेंसेस के बराबर आना है. और फिर उसके बाद जो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ने, उन्होंने ये टारगेट रखे कि $50 बिलियन तक या फिर $60 बिलियन तक जाएं. तो अभी हम इस बार क्या जाने वाले हैं? टारगेट जो बजट में रखा गया है वो $40 बिलियन का रखा गया है. देखिए, हमने तो पहले भी टारगेट को टू नियर एक्सटेंड अचीव किया. अब ये जो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म इस साल हम देख रहे हैं, प्लस सब्सिडाइज्ड सर्टन एक्सपोर्ट के ऊपर, प्लस ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं कि स्किल सेट डेवलप किया जाए और वैल्यू एडिशन में R&D इन एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक एंड अदर सेक्टर्स. तो वी सी दैट कि ये टारगेट तो हम अचीव करेंगे. एंड क्योंकि वो जो बेस वर्क था, पॉलिसी एनवायरनमेंट, enabling environment, right human skill set, and right framework, and right institutional support, और right banking support, वो तो सारी की सारी पिछले 2 सालों में क्रिएट की गई है. अब तीसरा साल, चौथा साल आप उसकी इकोनॉमिक रिजल्ट्स देखने का वक्त है. तो जिस तरह हमारी GDP की ग्रोथ पहले की निस्बत ज़्यादा हुई है, अगले साल GDP की ग्रोथ सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि आपकी ओवरऑल एक्सपोर्ट एंड पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है. बजट से पहले ये डिस्कस करते रहे थे कि बजट कैसा आ रहा है, फ्रेंडली आ रहा है. इस बार हमने देख लिया बजट की अप्रूवल से पहले बहुत सारी गुड न्यूज़ हमें मिल चुकी हैं. जैसे ये अगर एग्रीकल्चर के हवाले से बात की जाए या फिर कुछ सैलरी क्लास को थोड़ा सा एक रिलीफ के हवाले से बात की, पेंशनर्स के हवाले से, तो वहीं हमारे पास जो है वो कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं. तो इनको कैसे देखते हैं? लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, आप इक्विटी की बेस पे देखें तो आई मीन जो अंडर डेवलप एरियाज़ हैं उनके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ज़्यादा किया गया है. मर्ज्ड एरिया के अंदर, इस तरह बलूचिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज हैं डेवलपमेंट के, PHDP के, वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा किए गए हैं. इसी तरह जो जहाँ पे कहीं पावर्टी इनिशिएटिव्स थे उसके अंदर भी जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ द इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाया गया. इसके साथ साथ वो इनिशिएटिव जो पावर्टी ग्रेजुएशन से रिलेट करते हैं वो भी इस दफ़ा ऐड किए गए. जो सैलरीड क्लास लोग होंगे उनकी जो फर्दर टैक्सेशन का जो प्रोसेस है उसको भी थोड़ा होल्ड किया गया और जो टैक्स रिलीफ देने के लिए नंबर ऑफ अदर प्रोजेक्ट्स लाए गए. इसके अलावा देखें पावर्टी इनिशिएटिव्स में या ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव में हॉस्पिटल्स के अंदर सब्सिडाइज्ड इंश्योर्ड पेमेंट्स पहले भी गवर्नमेंट करती रही है, इस दफ़ा उसको फर्दर इन्हांस करने का प्लान है जी. जो हमारा एक इंटरनेशनल टारगेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का, वो इस साल हम उसको उसके इंडेक्स को अचीव करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं. इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट के अंदर ग्रीन बसेस वुमेन की एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट पैकेजेस हैं. सो ये सारी डेवलपमेंट ओवरऑल मल्टी फोरम्स के ऊपर जब इकॉनमी को हिट कर रही होती है तो उसका बेनिफिट अवाम को स्लोली ट्रैवल कर रहा होता है. तो वी सी अपकमिंग ईयर वेरी पॉजिटिव इन टर्म ऑफ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ.
शनै जी, वेल थैंक यू सो मच डॉक्टर जासिम, आप हमारे साथ मौजूद रहे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस इकॉनमी के हवाले से बात हो रही है, खासकर जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं वो तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, साथ रहिए। तो जो आई टैक्स है उसको कम करने का ऐलान कर दिया गया है, ये बड़ी खुशाइन बात है, क्योंकि सोलर पैनल के हवाले से कुछ रूमर्स भी मार्केट में सर्कुलेट कर रहे थे, हमने सोशल मीडिया में भी देखा था। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, और सोलर पैनल्स को जो इनकी कीमतें या इनका टैक्स जो कम किया गया है उससे ये एक बात ये सामने आएगी कि ये जो ग्रीन एनर्जी है ये फोकस होगा, और साथ साथ हमारे पास जो एक पावर एक प्रोडक्शन का जो इशू है वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देगा। तो ये एक टैक्सेशन में कमी कर दी गई। दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आज इसके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे, और पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे के लिए जो है वो काबीना ने 1.275 खरब रुपए के बैंक कर्जे हासिल करने की मंजूरी दे दी है। इट मींस कि यहाँ पर जो एक डेट रिपेमेंट्स हैं या फिर ये जो सर्कुलर डेट है खासकर, इसके हवाले से जो है वो एक न्यूज़ हमारे सामने एक अच्छी है। तो ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और PIA ने 5 ईयर्स आफ्टर 5 ईयर्स हम देख रहे हैं, ये अगेन एक गुड न्यूज़ आपसे शेयर करना ज़रूरी है। लाहौर से पेरिस तक की जो परवाज़ें हैं वो बहाल कर दी हैं। तो ये भी एक गुड न्यूज़ जो कि डायरेक्ट फ़्लाइट है, और PIA के लिए अगेन एक माइलस्टोन जो कि काफ़ी अरसे से रुका हुआ था उसको दोबारा रीइंस्टेट किया गया। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, और आज इसके हवाले से हम बात करेंगे। नेशनल फ्लैग कैरियर के हवाले से हम हर वीक कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ ज़रूर सुनते हैं। नेशनल टैरिफ पॉलिसी का मसवदा जारी कर दिया गया है, ये भी आज हम आपसे बताएंगे कि 5 साल में रेगुलेटरी इजाफी कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया है। आपको पता होगा कि कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर इसको ख़त्म करना है। तो ये भी गवर्नमेंट की जानिब से एक ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया गया है फॉर द बिजनेस कम्युनिटी, और ये हमारे बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करेगा। आज इसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और FBR को नॉन फाइलर को डायरेक्टली रजिस्टर करने का इख्तियार हो गया है, ये भी आज हम बात करेंगे कि नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा कैसे तंग हो सकता है, और नॉन फाइलर्स को फाइलर बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। खासकर FBR में जो डेली बेसिस पे कोई ना कोई इनिशिएटिव सामने आ रहा है, वहीं नॉन फाइलर्स के लिए ये भी न्यूज़ है। आज हम इससे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं फ्रॉम द लाहौर स्टूडियो, उनको वेलकम करेंगे। जवाद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। जवाद साहब, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम देख रहे हैं आज की बड़ी खबर से ही स्टार्ट करेंगे, जो कि सोलर पैनल के हवाले से आवाम के मुतालबे पे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि टैक्सेस जो है वो ख़त्म होने चाहिए या कम होने चाहिए। कितने कम होंगे ये तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन एटलीस्ट ये जो इनिशिएटिव है वो फिल फॉर ले लिया गया। जी, इसके अंदर जब उन्होंने 18% टैक्स लगाने की बात की तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वेला मचा, और शोर मचना एक मुनासिब बात थी कि ये बहुत ज़रूरी था कि आप इसके ऊपर शोर मचाएं, क्योंकि इसमें जो हमारे टैक्सेस हैं, जो हमारे इसमें गवर्नमेंट के ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव्स थे वो अफेक्ट हो रहे थे। तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट ने ये इसके ऊपर जब डिबेट हुई, मुख्तलिफ कमेटीज़ में गया, तो इसको क्या नाम है रिड्यूस करने की बात जो आज न्यूज़ सरफेस हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने इसको रिविजिट किया और इसको 18% 10% के ऊपर लेके आए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ बहुत अहम ये है कि हमारी जो सोलर एसोसिएशन है, मेरी उनके लोगों से ऐसी बात की कि ये 18% जो है इससे क्या होगा, और अगर टैक्स बढ़ता है या कम होता है क्या होगा। तो उनका एक कंसर्न बहुत जेन्युइन था। उन्होंने कहा देखें जी, एक तो हम हैं सोलर एसोसिएशन वाले जो रेगुलर ट्रेड कर रहे थे हमारे इसके अंदर सोलर के अंदर, तो वो तो कभी भी ये नहीं कहते टैक्स ना लगे, क्योंकि हमारे यहाँ सोलर जो शुरू हुआ था 2006 में शुरू हुआ था परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर से। इट्स नॉट 19 ईयर्स ऑलमोस्ट कि हम जब मुसलसल इसको जीरो रेटिंग पे चल रहे हैं, हम इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा रहे। तो एक बहुत लंबा अरसा है जिसके दरमियान में एक पूरी इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कि इसको लेके आना टैक्स के अंदर, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और वो खुद ये कहते थे कि टैक्स होना चाहिए। उन्होंने कहा हुआ ये कि बहुत सारी इंडस्ट्री जो दूसरे सेक्टर के लोग थे जिनके पास सरप्लस मनी थी, उन्होंने इसके अंदर पार्क करना शुरू की और इंपोर्ट करना शुरू की, उनको एक इनकम टैक्स फ्री आना शुरू हो गई थी। तो एक नजायज़ स्पाइक आ रहा था। हमने जो बहुत ज़्यादा ह्यूज इंपोर्ट्स भी की, तो उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी था। अब जब इसके अंदर जब हमारी टैक्स लग गया मुनासिब 10% का, तो इसके साथ ये होगा कि जो इन्वेस्टर्स सिर्फ इस पर्पज़ से आ रहे थे कि ये टैक्स एग्जेम्प्टेड इनकम है, तो वो अब रुक जाएंगे, और जो इस इंडस्ट्री के प्रॉपर काम करने वाले लोग हैं वो काम करेंगे।
अच्छा, चलें जी, ये तो खुशाइन बात है। इसके साथ साथ जवाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पीआईए के हवाले से भी अगेन एक गुड न्यूज़ है, और लाहौर से पेरिस तक की जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो उसका बाकायदा आगाज़ भी हो गया। इससे पहले वो एक पॉज हो गई थी, पीआईए के हालात भी थे, अब पीआईए फाइनली एक प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी बन गई है। क्या कहेंगे, और कितनी ज़्यादा ये लोग ऑप्टिमिस्टिक दिखाई देते हैं पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर के साथ? देखिए, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं पीआईए की, तो गवर्नमेंट का एक क्लैरिटी है कि हमने स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना है। लेकिन स्टेट ऑन इंटरप्राइजेस को हमने प्राइवेटाइज करने का मतलब ये नहीं कि हमने गवर्नमेंट ने अपने एसेट्स को कोड़ियों को भाव बेचना है। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि पीआईए को, एक तो पहले गवर्नमेंट ने उसकी 2 कंपनियां बनाई, एक ऑपरेशनल कंपनी अलग कर दी, और जो लाइबिलिटीज़ थी गवर्नमेंट ने अपने क्या नाम अकाउंट्स में डाली है, उसको क्लियर किया। रिजल्ट ये निकला कि ऑपरेशनल प्रॉफिट देना शुरू किया पीआईए ने। उसके साथ साथ जो हमारे ऐसे रूट्स जहाँ पे मुसलसल बिजनेस होता था और प्रॉफिटेबल बिजनेस था, वो सारे रूट्स पे गवर्नमेंट ने उनके ऊपर काम शुरू किया, उसकी रिवाइवल करनी शुरू किया। जो लाहौर पेरिस एक ऐसा रूट है, आप देखेंगे कि ये मुसलसल 100% बुक जाएगी, और इस पर आप देखेंगे कभी भी आपको टिकटें खाली नहीं मिलेंगी। से क्या नाम है, ये जो हमारी फ्लाइट है वो वेकेंट नहीं होगी। तो ये हमारे प्रॉफिटेबल रूट से जो आप समझते हैं कि सस्ता टिकट होगा ये? पास मिसमैनेज थी चीजें, तो देखें सस्ता टिकट का तो अब दौर ख़त्म हो गया। अगर हम देखें ऑनेस्टली स्पीकिंग, सस्ता टिकट तो इस वजह से नहीं होता कि अब जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है वो बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी है अब, और प्रिवेलिंग जो हमारी जंग की सिचुएशन है मुख्तलिफ खितों में, तो उसमें वैसी जो हमारी जो टाइमिंग भी बढ़ रहे हैं, ट्रैवल टाइमिंग भी बढ़ रहे हैं, एयर स्पेस के चार्जेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये तो एक इररेलेवेंट सी बात होती है कि टिकट सस्ती होगी। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि जब डायरेक्ट फ्लाइट होती है तो वो टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। जो ट्रैवलर होता है उसके लिए सबसे बड़ा ट्रैवल में टाइम मैटर करता है। और फिर आप जब कनेक्टेड फ्लाइट लेते हैं किसी दूसरे कैरियर की, वो डेफिनेटली अपने जब कनेक्शन देता है तो कनेक्शंस के भी चार्जेस होते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अगर हम किसी कनेक्शन से जा रहे हैं और 5 लाख की टिकट है, तो आई बिलीव कि हमारी ये जो टिकट होगी डायरेक्ट फ्लाइट की, वो हो सकता है 4 लाख रुपए की हो जाए, 4.25 लाख की हो जाए, 4.5 की हो जाए। इट विल गिव यू सम स्पेस कुशन टू द ट्रैवलर कि वो डायरेक्ट फ्लाइट को अवेल करें और डायरेक्ट यहाँ से जाएं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी का मुसव्वदा है वो तैयार कर लिया गया है। इसके हवाले से क्या कहेंगे, खासकर ये 5 इयर्स के अंदर जो रेगुलेटरी कस्टम ड्यूटी है इसको ख़त्म करना है, जो इजाफी एक ड्यूटी हम पे वो करते हैं बिजनेस का मेंस और तमाम इम्पोर्टर्स भी, तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये एक हदफ तैयार कर लिया है गवर्नमेंट ने। देखिए, इसकी अनाउंसमेंट हमारे वज़ीर ख़जाना ने बजट में कर दी थी, और उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दी है। गवर्नमेंट ने उसका मसवदा जो ड्राफ्ट है उसको फ्लोट कर दिया है, उसमें चीज़ क्लैरिटी के साथ आई है, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के अंदर भी ये चीज़ शामिल थी कि हमने जो अपनी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ और एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ जो उनको ग्रेजुअली ज़ीरो पे लेके आ रहे हैं। IMF तो कहता था कि इन 1 को इनको उड़ा दिया जाए, यानी ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने IMF के साथ को कन्विंस किया कि हम एकदम अगर ACD को लेके आ जाएंगे, नीचे ज़ीरो पे ले आएंगे या हम रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को ख़त्म कर देंगे, तो हमारी इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगी, हमारी टोटल इंडस्ट्रियलाइजेशन क्लोज हो जाएगी। तो वो इस बात पे IMF कन्विंस्ड हुआ, अंडरस्टैंडिंग हुई, डेवलप के हमने इसको ग्रेजुअली करना है। हमने इसको क्या नाम है, जो ACD हमारी एडवांस एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ हैं वो कुछ सेगमेंट में 50% तक भी चली जाती हैं। इसी तरह हमारी रेगुलेटरी ड्यूटीज़ जो है 25%, 30% तक चली जाती हैं। तो गवर्नमेंट ने उसको ग्रेजुअली लेके आना, अभी तो उसको 20% पे लेके आएंगे ACD को, और उसके साथ रेगुलेटरी ड्यूटीज़ को कम करेंगे। और ये आप देखेंगे जब ये जो पॉलिसी बनी है, हमारी न्यू ड्राफ्ट आया है टैरिफ पॉलिसी का, और इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इंडस्ट्री है, इट इज़ फॉर द ऑल इंडस्ट्रीज, इररिस्पेक्टिव फार्मास्यूटिकल, इररिस्पेक्टिव ऑटोमोबाइल, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेक्सटाइल, एप्रल, और इररिस्पेक्टिव IT, ये सब के लिए है। और इसका जो इम्पैक्ट है तमाम इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव होंगे और सबको नजर आएगा कि हम सबको एडवांटेज है। ये नहीं होगा एक इंडस्ट्री से पैसा निकला दूसरी इंडस्ट्री में चला जाए, सब पैरेलली ग्रो करेंगे।
अच्छा जवाद साहब, एक और इनिशिएटिव जो कि लिया गया है, अब हम देख रहे हैं कि नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग मजीद करना है, तो डायरेक्टली इनको फाइलर बनाने का इख्तियार एफबीआर के पास आया है, इसके हवाले से क्या कहेंगे? अगेन एक हम कहेंगे कि ये डेलिबरेट भी मूव होगी नॉन फाइलर के लिए, और सेकंड थिंग इज दैट कि एटलीस्ट उनको पता हो कि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइलर एंड नॉन फाइलर, आपको फाइलर बनना चाहिए। जो लोग टैक्स चोरी करते हैं उनको भी थोड़ा सा जो है वो क्रैकडाउन किया गया है। इस वीक के अंदर काफी इस हवाले से हमने न्यूज सुनी है, तो ये चल क्या रहा है, ये बताइए। जी देखें जी, टैक्स के अंदर जब हम बात करते हैं तो पॉलिसीज़ मेजॉरिटी ऑफ टाइम टैक्स की पॉलिसीज़ ख़राब नहीं होती, प्रॉब्लम आती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन इन लैटिन स्पिरिट नहीं होती तो वो पॉलिसी फायर बैक करती है। अब ये हमारी, जब हमने कहा है कि नॉन फाइलर्स को भी हमने रजिस्टर्ड करना है, उनको फाइलर बनाना है, तो एक अच्छा डिसीजन है। अपेरेंटली इट लुक लाइक इट्स वेरी गुड डिसीजन कि जो फॉल करता है उस कैटेगरी में उसको आप कहना में फाइल कर देते हैं, उसको फाइलर बना देते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हम जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कर रहे होते हैं कि जो BISP का सपोर्ट ले रहा है, लेकिन वो जब टेलीफोन यूज़ करता है तो उसको भी टैक्स देना पड़ता है 18% और प्लस जो अदर टैक्स हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। एक तरफ गवर्नमेंट की सपोर्ट के ऊपर है BISP की, और दूसरी तरफ टैक्स दे रहा है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है चीज़ों का। अब गवर्नमेंट जो है उसने कहा कि अब मैंने नॉन फाइलर्स को कर दिया, मैंने फाइलर बना दिया, लेकिन फाइलर बनाने के साथ साथ आपने उसको रजिस्टर्ड कर दिया, क्या वो ATL में रहता है? दिस इज इंपॉर्टेंट। कहीं ये तो नहीं होगा कि ये पॉलिसी जो बनी, एक अच्छी पॉलिसी, जो हमारे टैक्स क्या नाम है ऑफिसर्स हैं, जो फील्ड के लोग हैं, अपने टारगेट्स जो हैं फाइलर बनाने वाले पूरा करने के लिए लोगों को धड़ाधड़ उनको फाइलर में डाल दें, उनको बनाना है फाइलर, लेकिन बाद में वो ATL में नहीं है, रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, तो उसका कोई इस तरह फ़ायदा नहीं होगा। एक पॉलिसी अभी में बहाम है, जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी कि एक फाइलर बनने के बाद वो अपनी रेगुलर फाइलिंग किस तरह करता है, उसकी रिटर्न फाइलिंग किस तरह होती है, क्या वो इतना शऊर रखता है कि उस रिटर्न को फाइल कर सकता है सही तरीके से, कि उसके अंदर कोई ह्यूमन एरर ना आए, क्या कोई टेक्निकल एरर ना आए। तो इन सारी चीज़ों को इस पॉलिसी के साथ साथ देखना पड़ेगा ताकि इसके फ्रूटफुल रिजल्ट निकल सकें। थैंक यू सो मच जवाद रिजवी साहब, हमारे साथ मौजूद रहे आप। काफ़ी डिटेल एनालिसिस लाहौर स्टूडियो से आपने ज्वाइन किया। आज हम देख रहे हैं काफ़ी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से जहां लिए जा रहे हैं इकॉनमी की बेटरमेंट के लिए, वहीं FBR की जानिब से भी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिए कि किसी ना किसी तरीके से रिफॉर्म्स करके और नॉन फाइलर्स के घेरा तंग करके टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन इकदाम किए जा रहे हैं। तो आज हमने डिटेल डिस्कशन की। दैट्स इट। इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।